नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में है अध्याय 4 निर्धनता और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे भारत में निर्धनों की संख्या। ठीक है, तो भारत में निर्धनों की संख्या कितनी है, क्या बढ़ी है क्या घटी है, 1973-74 के और 2011-12 के डेटा को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनमें कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये ही आता है कि निर्धनता क्यों होती है। जब हम जान चुके हैं गरीबी क्या है, गरीबी की स्थितियां जो व्यक्ति सामना करता है, बड़ी मुसीबतें पाता है, तो फिर निर्धनता होती ही क्यों है, इसका क्या कारण है। और फिर आगे के लेक्चर्स में ये जानेंगे कि सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं और वो कार्यक्रम कितने सफल रहे हैं, वो लास्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। भारत में निर्धनों की संख्या। लास्ट लेक्चर तक हमने निर्धनता रेखा के बारे में जाना कि एक पॉवर्टी लाइन, एक गरीबी रेखा होती है। गरीबी रेखा में जनरली एक अमाउंट होता है कि इस अमाउंट से अगर पर व्यक्ति कमाता है, पर डे या मंथली कमाता है, तो वो गरीब नहीं, और इससे कम कमाता है तो वो गरीब है। एक कैलोरी में हमने डिस्कशन करा था कि अगर इतना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति इतनी कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं, और इससे कम कर पा रहा है तो वो गरीब है। इस प्रकार के डेटा पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज चर्चा करेंगे कि भारत में निर्धनों की संख्या कितनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेटा से, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात तो ये है, हमें कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट संख्या कहीं नहीं पूछी जाती। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज को जो समझना होता है वो समझना होता है ट्रेंड। हम ये चीज देखेंगे कि क्या निर्धनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, क्या निर्धनों की संख्या में कमी आई है। कमी आई है तो कितना परसेंट, कितनी परसेंट में कमी आई है, अगर वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, कितना गिरावट हुआ, ये सब कुछ है जो हम लोग ट्रेंड के तहत समझने की कोशिश करेंगे। हम आज इसमें चर्चा ये भी करेंगे, आपके 2-3 मैप दिए हुए, मैप इन द सेंस कर्व्स हैं, वक्र हैं, वो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी पॉवर्टी बढ़ी है और कितनी कम हुई है। चलिए शुरू करते हैं। जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। देखो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो आपके लिए नया बात क्या है, व्यक्ति गणना अनुपात क्या बोल रहा है, व्यक्ति गणना अनुपात क्या है। चलिए इसको जान लेते हैं। जब निर्धनों की संख्या, भाई निर्धनों की संख्या, निर्धन कितना है, कितना गरीब है। हम कह रहे हैं कि गरीबी है, इस देश में गरीबी है, उस देश में गरीबी है, पर कितने गरीब है, गरीबों को संख्या भी तो पता होनी चाहिए, उनका परसेंटेज हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर टोटल 100 लोग देश में रहते हैं और 100 में से 20 गरीब है, मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। इन गरीबों की, निर्धनों की संख्या का अनुमान हम कैसे लगाएं, निर्धनता रेखा से नीचे। अब देखो हमने पॉवर्टी लाइन पढ़ा था, ठीक है, गरीबी रेखा के बारे में पढ़ा था। अब इसके नीचे जितने भी लोग हैं उसका जनानुपात, जनानुपात का मतलब जितने भी जनता है उसका अनुपात कितना परसेंट है, अगर उसके द्वारा करते हैं तो व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहलाती है। इसमें भी मैंने, अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको कुछ बताया था कि भैया गरीब, बहुत गरीब, निर्धन, गैर निर्धन, फिर अमीर, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे जो ये, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये निर्धनता का है। इसके पहले आपको अलग अलग प्रकार के निर्धन देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा निर्धन है, जो थोड़े कम निर्धन है, थोड़े मध्यम वर्ग की स्थिति में थोड़ा सा ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। तो इनके भी हम स्थितियों के आधार पर देखते हैं कि ये ज्यादा गरीब है, कितने गरीब है। तो ये जो कहा ना जनानुपात, तो ये वाली जो जनता है इसका अनुपात इसके रेशियो के बेसिस पर है। और जब हम गरीबी रेखा के नीचे, मतलब इस रेखा के पीछे पीछे का जो एरिया, इसमें जितने भी लोगों को काउंट करके देखते हैं वो व्यक्ति गणना अनुपात कहलाता है। मतलब व्यक्ति की गणना करना, काउंटिंग करना, फिर उसका रेशियो पता लगाना कि कितने निर्धन है ये तय करना, इसी को हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। इसको भी हम आगे और समझ लेते हैं। जब इस प्रकार की तुलना सामान्यतः अनुपातों, प्रतिशतों के रूप में करते हैं तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रांतों में समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अब जो इस प्रकार की जो तुलना है, किस प्रकार की, व्यक्ति गणना अनुपात, ऐसी जो तुलना है सामान्यतः किसमें होती है, या तो अनुपात में होती है। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, रेशियो। अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो। आप लोगों ने क्लास 10 तक मैथ्स में पढ़े होंगे अनुपात। अनुपात क्या होते हैं जनरली, सीधा से मैं आपको बताता हूं। जैसा मैं आपको कहूं कि बेटा 10 में 3 का भाग दो, 10 में 3 का भाग दो। अब आप बोलोगे सर ये तो भाग देना सिखा रहा हूं, भाग देना नहीं। अगर इसको मैं बोलूं अनुपात में लिखो, तो अनुपात में क्या है, 10/10:3 बोलते हैं, इसको इस टू बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसमें बोलो A/B बराबर 10/3, इसका मतलब क्या हुआ, A के पास 10 है और B के पास 3 है, तो 10:3। ये क्या आ गया, ये अनुपात आ गया, ये रेशियो आ गया। जैसे मैं कहूं कि भैया 2 पार्टनर है, A और B, दो पार्टनर है, ठीक है। A के पास 60 है,
100 में से 60 है और बी के पास 40 है। अब मैं आपसे पूछूं कितना अनुपात है, तो आप कहोगे सर 60:40 का है, पर अनुपात सबसे छोटे फॉर्म में पता लगाना होता है, इसलिए हम 0 से, अब 60:40 का मतलब 60/40, 0 से 0 काट दो, 2 3 जा और 2 2 जा, मतलब 3:2 का अनुपात है। जितना भी होगा उसमें से 3 रुपए वो, 2 रुपए वो लेता चलेगा, या 3 2 का लेता चलेगा। या तो अनुपात में होता है या प्रतिशत, परसेंटेज में। आप जानते हैं हम सबके जो रिजल्ट्स आते हैं वो परसेंटेज में आते हैं, 90%, 95%, 99%, 100%। इस प्रकार से जब करा जाता है तो व्यक्ति की निर्धनता के विभिन्न स्तरों, जो निर्धनता के विभिन्न स्तर है, अलग अलग स्तर है, बहुत ज्यादा गरीब, थोड़ा कम गरीब, मध्यम वर्ग, इस प्रकार से अलग अलग स्तरों और अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी हमें प्राप्त रहती है कि वो कहां कहां कितने फैल रहे हैं, कौन से राज्य में कितने हैं, कौन से स्थान पे कितने हैं और कौन से वर्ग में है, मतलब बहुत ज्यादा गरीब वाले में है या थोड़ा गरीब वाले में है, मध्यम वर्ग वाले में, कौन सी स्थिति में है, ये सब हमें समय समय पर पता रहता है। निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े, आंकड़े कौन उपलब्ध कराएगा? नीति आयोग उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? नीति आयोग उपलब्ध कराएगा। यह नीति आयोग का लोगो मैंने आपको दिखाया। नीति आयोग क्या है? भारत का थिंक टैंक है बेटा, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज होती है वो नीति आयोग ही बनाता है। पहले योजना आयोग बनाता था, पर 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस करके क्या लेकर के आ गए हैं मोदी जी? नीति आयोग लेकर के आ गए। नीति आयोग ये आंकड़े उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, एनएसएसओ कहा जाता है बेटा इसको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इस संगठन का नाम बदल के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया, सीएसओ कर दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर आंकलित किए जाते हैं। मतलब देखो, आंकड़े कैलकुलेट कौन कर रहा है? कैलकुलेट कौन कर रहा है? सीएसओ कैलकुलेट कर रहा है, जिससे पहले एनएसएसओ कहा जाता था। सीएसओ ये आंकड़े कैलकुलेट करता है। कौन सी विधि के आधार पर? उपभोग व्यय के आधार पे। उपभोग व्यय का मतलब वो जो उपभोग कर रहे हैं, वो जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन पे वो कितना खर्चा कर रहे हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम जो भी आय कमाते हैं, हम जो भी इनकम कमाते हैं, उसको दो जगह खर्च कर सकते हैं, या तो उपभोग में या बचत में, ठीक है। उपभोग या बचत। तो उपभोग का मतलब है जो हमने खर्चा कर दिया, चाहे वो हमारे खाने पीने रहने किसी भी चीज पे कर दिया हो, तो वो उपभोग पर कितना खर्चा कर रहे हैं उस आधार से पता लगाते थे। जैसे हमने कहा 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, तो कितना वो उपभोग पर खर्चा कर रहे हैं उससे पता लगाते थे ये गरीब है या नहीं है। कौन कैलकुलेट करेगा? सीएसओ कैलकुलेट करेगा, फिर वो आंकड़े नीति आयोग को सौंप देगा और नीति आयोग पब्लिश करवाता है कि हाँ भैया ये इतने गरीब हैं और इतने अच्छी स्थिति में है। 1973 और 2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या तथा जनसंख्या में उसका अनुपात दर्शाया गया है। अभी अपन एक चित्र देखेंगे। वर्ष 1973-74 में 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे थे। बहुत बड़ा आंकड़ा है बेटा ये। देखिए अब यह आप इसको देखिए, इसको शायद पहले भी अपन लोगों ने डिस्कस करा है, पर कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं। देखिए 1900 गरीबों की संख्या लाखों में है और फिर वहां पे परसेंटेज में दी हुई है। ग्रामीण जो ब्लैक में है वो ग्रामीण एरिया की है, और जो शहर में है, जो पिंक में है, वो शहरी एरिया की है। देखो अगर आप देखेंगे 1973-74 में अगर आप देखते हैं ग्रामीण एरिया में 250 लाख से ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे 50 लाख के करीबन है। और यहाँ देखो अगर शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो धीरे धीरे गरीबी रेखा में डाउनफॉल आया है। यहाँ पर भी पहले डाउनफॉल है, पर फिर ऊपर गई है, फिर वापस धीरे धीरे गरीबी रेखा डाउनफॉल है। अगर मैं 2011-12 की बात करता हूं तो करीबन 200 लाख के करीबन है, और यहां पर हम बात करते हैं 50 से भी थोड़ा सा नीचे है तो 48-49 लाख के करीबन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गिरावट आई है, ठीक है। निर्धन जितने भी हैं उनकी संख्या में, उनकी काउंटिंग में गिरावट आई है। ये ट्रेंड हमें ये बताता है कि इसमें गिरावट आई। अब हमें ये डेटा याद नहीं करना इस साल में ग्रामीण क्षेत्र में इतने थे, शहरी क्षेत्र में इतने नहीं, डेटा बिल्कुल भी नहीं, डेटा हम यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, ठीक है। और बस सिर्फ हमें ट्रेंड समझना है कि देखो पहले यहाँ पे गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे तो कॉन्स्टेंटली हमें थोड़ा थोड़ा बेसिकली गिरावट देखने को मिलेगी। ये परसेंटेज में शो करता है कि कितनी परसेंट है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। इन्हीं डेटा को किस में चेंज कर दिया गया? परसेंटेज में चेंज कर दिया गया है। ओके, तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है। वर्ष 2011 में संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई। देखो 1973-74 में कितनी है? 320 मिलियन है। कितनी है बच्चों? 320 मिलियन है। और 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो डेटा कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने हैं बच्चों। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और 2011-12 में कितने हो गए? 270 मिलियन, ठीक है। 320 मिलियन से 270 मिलियन, मतलब 50 मिलियन जो है वो कम हो गए, और 1 मिलियन में 10 लाख है। तो आप मुझे बताइएगा कि 50 मिलियन में कितने की संख्या आ जाएगी।
आनुपातिक दृष्टि से 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था। यह अनुपात वर्ष 2011-12 में 22% रह गया। ये एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि 1973-74 में 55%, मतलब टोटल मान लीजिए अपने देश में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 55 ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, परंतु 2011-12 में आकर के सिर्फ और सिर्फ 22% रह गए। ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। अब 100 में से सिर्फ और सिर्फ 22 लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं, बाकी जो रिमेनिंग है 78 लोग हैं वो अमीर है, मतलब अमीर नहीं पर निर्धनता रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे। वह स्थिति 2011-12 में भी नहीं बदली। देखिए अब 1973-74 में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए थे, 2011-12 में भी वो स्थिति नहीं बदली। अभी भी जो निर्धन है वो ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। इसका अर्थ है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गांव में ही बसे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 3/4 से अधिक, 3/4 का मतलब हो गया बच्चों 75%, और ये तो एग्जैक्टली कह रहा है 80%, मतलब 3/4 से भी ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहां पर बसे हुए हैं, वो गांव में बसे हुए हैं। 2000 दशक के आरंभ में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई, वहीं शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी। अब देखिए 2000 के दशक में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र, अगर जो विलेज वाला एरिया है उसमें ग्रामीणों में कमी आई है, परंतु जो शहरी एरिया है, जो अर्बन एरिया है बच्चों, उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये क्या चक्कर है सर? क्या ग्रामीण एरिया में सरकार ने अच्छा रोजगार दे दिया या और कुछ ऐसी फैसिलिटी सरकार ने प्रोवाइड करा दी, जो ग्रामीण जो एरिया के गरीब थे वो तो बहुत ठीक स्थिति में पहुंच रहे हैं और शहरी एरिया के जो ठीक थे वो गरीब होते जा रहे हैं? ऐसा नहीं बच्चों। एक्चुअल में क्या हुआ, पलायन हुआ। जब लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिला, काम धंधा नहीं मिला और उनकी स्थिति दिन से दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही थी, खराब से खराब स्थिति होती जा रही थी, तो वो लोग कहां जाने लगे, वो शहरी एरिया में जाने लगे। कहां पे जाने लगे, अर्बन एरियाज में जाने लगे। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं गरीब, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 50, यहाँ पे भी मान लीजिए 50 लोग रह रहे हैं गरीब। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ से 20 लोग यहाँ से हट कर करके कहाँ चले गए, शहरों में चले गए, तो 20 इनके तो ऐड हो गए और इनके कम हो गए। तो अब देखा, अरे यार यहाँ तो 100 में से 20 कम हो गए और वहां 20 बढ़ गए 70, मतलब शहरों में गरीबी बढ़ रही है। अब वो गरीबी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअल में ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो शहरों में जाकर के रोजगार की तलाश में, काम धंधे की तलाश में वहां जा रहे हैं, और फिर जब काउंटिंग होती है तो वो अर्बन एरिया में दिखाई जाती है। नोट, वैसे शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निर्धनों का संख्या अनुपात निरंतर कम हुआ है। पर देखिए ये बात आप मान करके चलिए, अगर 1947 के बाद देखते हैं अपन लोग तो काफी बड़ी गिरावट निर्धनों की संख्या में आई है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, दोनों में गिरावट आई है। ये जो आप यहाँ पे डेटा पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा पलायन के कारण है और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 1973 से 2012 की अवधि में निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों कम हुए हैं। तो आप ये देखा आपने उस मैप में 1973 से 2012, ठीक है, दो थे 1973 और 2012 का। इस अवधि में निर्धनों की संख्या और अनुपात दोनों ही कम हुआ है, रेशियो भी कम हुआ, उनकी काउंटिंग भी कम हुई है, किंतु इन दोनों परिमाणों की गिरावट का स्वरूप बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। देखिए गिरावट हुई है परंतु बहुत ऐसा खुशी वाला नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा गिरावट, थोड़ी और गिरावट होनी चाहिए थी। जैसा मैं कहूं कि अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के है 75%, 80% बनी, हाँ अच्छा है रिजल्ट, बिल्कुल मना नहीं, पर उम्मीद थी कि 95 आए, उत्साहवर्धक नहीं रहा कि भाई बहुत खुशी हो जाए, तो थोड़ा सा और भी गिरावट आनी चाहिए थी, पर वो गिरावट यहां पर देखने को ना मिली। अब यहां पर कुछ बड़े राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या को दर्शा रखा है, इसको भी देखिए आप। कुछ बड़े राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये जो पहले ये जो पूरे बॉक्सेस दिए हुए हैं 1973-74 के हैं, और फिर ये जहां पे इस प्रकार से बना रखा है दूसरे 2011-12 के परसेंटेज में है। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे 1973-74 में 49% लोग, कितने बच्चों, 49%, 49% जो लोग हैं वो गरीब थे। 49% लोग गरीब थे, तो भैया मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से 49 गरीब है। परंतु 2011-12 में, ठीक है, 11-12 में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 9% रह गए, मतलब 40% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा काम करा। बिहार में पहले 62 थे, फिर 34 आ गए, मतलब लगभग आधा ठीक कर लिया। गुजरात में पहले 48 थे, फिर 17 हो गए, बहुत ही बेहतर। कर्नाटक में 55 से 21% पे पहुंच गया, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में 62 से 36 पहुंच गया, बहुत ही बढ़िया। महाराष्ट्र में 53 से 32, ओडिशा में 66 से 33, राजस्थान में 46 से 15, तमिलनाडु में 55 से 11,
और 57 से 29 उत्तर प्रदेश में, और लास्ट पश्चिम बंगाल में 63 से 20। मतलब आप एक ही चीज ये नोट करेगा, 1973-74 से देखें और 2011-12 में देखें तो सभी राज्यों में निर्धनता रेखा में गिरावट आई है, निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है। एक नोट यहां पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के साथ यहां पर उत्तराखंड मिला हुआ है, ठीक है, बिहार के साथ झारखंड मिला हुआ है, और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ मिला हुआ है, ठीक है ना। ये आपको डेटा यहां से पता चल गया, ठीक है। अब इसमें एक कंक्लूजन तो हमारा ये है कि भाई सभी में निर्धनों की जो संख्या है उसमें गिरावट आई है, उसमें कमी आई है, तो ये तो नो डाउट की कमी आई, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कमी आई है। और कुछ राज्यों में तो बहुत ही बेहतर कमी आई है, ठीक है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, आंध्र प्रदेश का देखिए 49 से 9% पे आगे सिर्फ 40% तक को कम कर दिया, बहुत अच्छा यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि 1973 से 2012 के दौरान भारत में गरीबों का अनुपात 55 से 22% आ गया। तमिलनाडु, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 1973-74 में गरीबों का एक बड़ा वर्ग 6 राज्यों में है। देखो अब ये तो बात है कि 1973 से 2012 में हम कितने 55 से 22% आ गए, ये तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। परंतु अगर 1973-74 में आप देखें तो ये जो 6 राज्य दिए हुए हैं, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इनमें गरीबों का एक बड़ा वर्ग है। 6 राज्यों में बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबों की रह रही है। 73 से 12 के दौरान कई भारतीय राज्यों ने काफी हद तक गरीबी के स्तर को कम कर दिया। तो 1973 से अगर 2012 तक हम लोग पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि काफी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने गरीबी के स्तर को काफी कम कर दिया है। फिर भी 4 राज्यों में गरीबी का स्तर ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में अभी भी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। देखिए अब सभी राज्यों ने अच्छा प्रयास करा है, परंतु फिर भी 4 राज्य, जिसमें कौन कौन से, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी, ये राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। राष्ट्रीय गरीबी स्तर का मतलब क्या है? राष्ट्रीय गरीबी स्तर का मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि भाई पूरे देश में 10% लोग गरीब है, पूरे देश में 10% लोग गरीब है, तो 10% लोग पूरे देश में गरीब है, तो हमें यूपी में देखने को मिलेगा 10% से ज्यादा लोग गरीब है। यूपी का जितनी जनसंख्या उसमें 15% कोई गरीब होगा, या मान लीजिए उड़ीसा में जैसे मान लीजिए 14% कोई गरीब होगा, 10 से ऊपर, मतलब पूरे देश की अगर जब हम टोटल काउंटिंग करते हैं तो उसमें 10% ही आता है। ऐसा एक एग्जांपल के तहत मैं कह रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और जब एक राज्य की बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर से भी ज्यादा है, तो राष्ट्रीय गरीबी मतलब पूरे देश में जितनी गरीबी है उसके स्तर से भी ज्यादा गरीबी इन राज्यों में देखने को मिलती है, 4 राज्यों में। आंध्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर गरीबी के स्तर को कम किया है, ठीक है ना। तो इन राज्यों ने काफी जो गरीबी का स्तर उसको कम किया है। अब बात करते हैं निर्धनता क्यों होती है। समग्र निर्धनता व्यक्तिगत निर्धनता का योग है। समग्र निर्धनता का मतलब है जो टोटल जो गरीबी है वो व्यक्तिगत एक एक का जब निर्धनता का हम योग कर लेते हैं तो समग्र आ जाती है। सीधे सी बात भी है, अगर मैं एक एक गरीब को काउंट करता जाऊंगा तो जो टोटल कितने हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। निर्धनता की व्याख्या अर्थव्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं के कारण भी हो सकती है। अब निर्धनता क्यों हो सकती है, तो अर्थव्यवस्था में ये जो समस्या बता रहा हूं ये समस्या है तो उनके कारण भी हो सकती है। सबसे पहला निम्न पूंजी निर्माण, ठीक है, पूंजी का बहुत कम निर्माण होता हो, पूंजी कम बनती हो। दूसरा आधारिक संरचनाओं का अभाव। आधारिक संरचनाओं का मतलब है जैसे बिजली का ना होना, पानी की सुविधाएं ना होना, सड़क ना होना, ऐसी जो आधारिक संरचना है वो ना हो। तो मांग का अभाव, लोगों में डिमांड ही ना हो किसी वस्तु की, किसी चीजों की डिमांड ही ना करते हो। और ये डिमांड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं होती, खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते। जनसंख्या का दबाव, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को जनसंख्या से बाहर गरीबी से बाहर निकाल रही है, और पता चला जनसंख्या में हर साल 4 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, तो मतलब जितने गरीबी से बाहर निकले हैं वो फिर से उस गरीबी में एड ऑन हो जाते हैं। तो जनसंख्या का दबाव। सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, और सामाजिक कल्याण व्यवस्था ना हो कि समाज को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए, गरीबी से दूर निकालने के लिए, उनके शोषण, उनको अत्याचार से बचाने के लिए अगर अच्छी कल्याण व्यवस्था नहीं है, उनका अभाव है, तो भी हमें गरीबी देखने को मिल सकती है, निर्धनता देखने को मिल सकती है। मुख्यतः ये 4-5 कारण है और आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रभाव के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है, पर भारत की अर्थव्यवस्था और जनसामान्य के जीवन स्तर पर उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव है। देखिए अब ब्रिटिश शासन के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, क्लास 10 तक भी बहुत पढ़ा है कि ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से शोषण किया भारत का, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तब
35% तक भारत की जीडीपी थी, मतलब पूरी दुनिया का जितना भी टोटल जीडीपी था उसका 35% भाग इंडिया का था। परंतु जब वो छोड़ करके गए, जब 2% भी छोड़ करके गए, इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं को उन्होंने कितने चोट पहुंचाई है। और भारत को गरीब बनाने में एक उनका बहुत बड़ा योगदान ब्रिटिशर्स का है। तो ब्रिटिशर्स की जो शासन व्यवस्था है उस पर अभी भी विवाद चल रहा है, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन स्तर पर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जो गरीबी का स्तर देखते हैं उसमें एक बड़ा योगदान ब्रिटिश का भी है, क्योंकि वो यहाँ के सारे संसाधनों को लूट करके ले गए, संसाधनों को बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, और उसके कारण भी गरीबी हमें देखने को मिलती है। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर विऔद्योगीकरण हुआ। विऔद्योगीकरण का मतलब क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, जो भारत के उद्योग थे उन उद्योगों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, भारत के उद्योगों को खत्म करना का मतलब ये हुआ, देखिए जब आप क्लास 10th में से ही पढ़ चुके हैं कि जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू होता है, उस औद्योगिकरण से पहले भी पूरी दुनिया के लिए सामान का आयात निर्यात होता था, सामान बेचे जाते थे, जिसे हम आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। वो सारा काम कहाँ होता था? वो घरों में होता था। कोई बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी मशीनें नहीं थी, घरों में लोग परिवार बैठ करके काम किया करता था और फिर उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, और भारत में जो भी चीज बनती थी बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की बनती थी और उन पर बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से कारीगरी से उन पर काम किया जाता था। परंतु जैसे धीरे धीरे जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, औद्योगिकरण शुरू होता है, तो ब्रिटिशर्स को यह बात पसंद नहीं आती है कि भारत का इतना सामान बिक रहा है और उनका नहीं बिक रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो इंग्लैंड में सामान बना है उसको भारत में ला करके बेचा करते थे और भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाकर के इंग्लैंड में उसको अंतिम वस्तु में या फाइनल गुड में चेंज कराया करते थे। तो यहां से ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स इंडिया से क्या लेकर के जा रहे हैं? कच्चा माल लेकर के जा रहे हैं, बड़े ही सस्ते में लेकर के जा रहे हैं, और जो वहां से फाइनल अंतिम वस्तु लेकर के आ रहे हैं वो अंतिम वस्तु बड़े महंगे में भारत में बेच रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ? भारत के जितने भी उद्योग थे वो सारे के सारे उद्योग खत्म हो गए, और उस उद्योगों के खत्म होने से क्या हुआ कि देश के काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, उनकी स्थितियां खराब हो गई है, भूखमरी, अकाल की स्थितियां हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो अंग्रेजी राज के समय में बड़े स्तर पर विऔद्योगीकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और उन्होंने औद्योगिकरण ज्यादा कहां पर करा है? अपने देश में करा है, और भारत में विऔद्योगीकरण करा है। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्मित सूती कपड़े के आयात ने काफी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर दिया और भारत कपड़े के स्थान पर सूती धागों का निर्यातक होकर रह गया। देखिए, अब इंग्लैंड में लंकाशायर एक स्थान का नाम है और वहां से विनिर्मित कपड़े क्या है? भारत आयात होने लगे। ये बात मैंने आपको बताई, यहां से कच्चा माल जाया करता था और वहां से अंतिम वस्तु आया करते थे। ठीक है, और ये आप लोगों ने क्लास 10th में हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जैसे जैसे इंग्लैंड में औद्योगिकरण बढ़ने लगा है तो भारत से जो कच्चा माल है, जैसे यहाँ पे बोला सूती धागों का निर्यात भारत ने करना शुरू कर दिया था, और कच्चा माल यहां से जाया करता था और अंतिम वस्तुएं वहां से आया करती थी। और जैसे जैसे जो विनिर्मित मतलब जो अंतिम वस्तु जो बनी हुई है, जो फैक्ट्री में बनी हुई है, वो सूती कपड़े भारत में आयात होने लगे। अब जब वहां से सारा सामान आने लगा था तो धीरे धीरे यहां से जितने भी उद्योग थे भारत के, जो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो सारे के सारे कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगे, उनको विस्थापित कर दिया और उनकी जगह किसने स्थान ले लिया? लंकाशायर के कपड़ों ने स्थान ले लिया। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे, अतः उस क्षेत्र में जीवन निर्वाह पर अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह बात आप सभी जानते हो कि जब अंग्रेजी राज भारत में राज कर रहा था तो उस समय 70 से भी अधिक, मतलब हम लोग जनरली कहते हैं 75 से 80% के लोग उस समय प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थे। ठीक है, जो कृषि है उस पर निर्भर थे। तो सबसे ज्यादा अगर प्रभाव हमें कहीं देखने को मिलता है तो किस पे देखने को मिलता है? कृषि पे देखने को मिलता है। कृषि पूरा का पूरा उनके लिए जीविका थी, आजीविका थी, उसी से वो खाते थे, कमाते थे, जीवन चल रहा था। और 75% की आबादी अगर कृषि पर निर्भर है तो उस कृषि का विकास होना बहुत जरूरी था, परंतु अंग्रेजों ने नहीं करा। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक कर दिया था, जिससे व्यापारी और महाजनों को बड़े भूस्वामी बनने में सहायता मिली। देखो, अब अंग्रेजी नीतियों ने क्या करा? ग्रामीणों पर कर लगा दिए, टैक्स लगा दिया। इस टैक्स लगाने से व्यापारी और महाजनों को बड़ा भूस्वामी बनने में किस प्रकार से अधिकार मिला? आइए समझते इस बात को। देखो, अब अंग्रेजों ने क्या है, आप सभी को पता है, जो कृषि होती है जनरली कहां पर होती है? गांव में होती है। अब गांव में जब किसान कृषि कर रहा है और उस पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया, अब कर लगा दिया तो क्या है? अगर वो कर नहीं दे पाएगा, टैक्स नहीं दे पाएगा, तो उसको ब्रिटिश जो है उस पर अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे। तो इसलिए किसान क्या करते थे? जो गांव के बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, बड़े बड़े जो महाजन है, साहूकार है, जो पैसे दिया करते हैं, उनसे पैसे ले लेते थे। उनसे पैसे लेकर के किसको देते थे? कर किसको दिया? ब्रिटिशर्स को कर दिया, टैक्स दिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? इन व्यापारियों के किसान जो है
जाल में फंसता जा रहा है, जाल में फंसता जा रहा है और फिर एक समय ऐसा आएगा जब व्यापारी और महाजन का ये किसान लोन नहीं चुका पाएगा, पैसे नहीं चुका पाएगा, तो व्यापारी महाजन उसकी जमीनें ले लेंगे। ऐसा एक किसान ही बहुत सारे किसानों के साथ हुआ करता था। तो उनके साथ जब ऐसा होता था तो ये जो व्यापारी और महाजन है ये क्या है, भूस्वामी बन जाते थे, बड़े भूस्वामी। बड़े भूस्वामी का मतलब है जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनके मालिक बन करके ये रहा करते थे। फिर यहीं से धीरे धीरे जमींदारी जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी। ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1875 से 1900 की अवधि के अकालों के दौरान 260 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब ब्रिटिश राज के दौरान भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्न मतलब जो खाने पीने का सामान है, जो भी फूड आइटम्स है, उनका निर्यात करना शुरू कर दिया। देखो अब यहाँ पे कहा गया भारत ने निर्यात करा, तो भारत से निर्यात कर कौन रहा है? ब्रिटिशर्स निर्यात कर रहे हैं भाई, ब्रिटिशर्स ही राज कर रहे हैं। तो यहां से खाने पीने का सामान वो दूसरे देशों में भेजने लगे, इंग्लैंड भेजने लगे। तो जब यहां पर 1875 से 1900 के बीच के में अकाल देखने को मिलते हैं भारत में, तो उस समय 260 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। 260 नहीं है, 260 लाख है बेटा, बहुत बड़ा एक नंबर है। इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि खाने पीने के सामान कुछ था नहीं, वो सारा बाहर जा चुका था। भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए, भारत अंग्रेजों के ऋणों का भुगतान करता रहे तथा अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करता रहे। अब देखो अंग्रेजी राज के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे भारत में राज करने का? पहला, भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए। आप हमेशा इकोनॉमिक्स में एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी वस्तु, जो भी सेवा बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है? बेचने के लिए बनाई जाती है। तो हमेशा वस्तु और सेवा बनाने के साथ साथ मार्केट भी देखा जाता है, बाजार है या नहीं है। बाजार होने का मतलब क्या है? उसको खरीदने वाले उपभोक्ता है या नहीं है। आज कोई भी मालिक कुछ भी वस्तु बना रहा है तो उसको पता होगा कि मैं इतने लोगों तक बेच पाऊंगा, इतने लोग इस चीज की डिमांड करते हैं, अगर कोई खरीदने वाला होगा तभी वो बनाएगा। अब इंग्लैंड में क्या है, खूब ज्यादा उत्पादन होता था, वृहत उत्पादन होता था, मास प्रोडक्शन हुआ करता था, पर बेचे तो बेचे कहां? तो उनको याद आया उपनिवेशों में बेचो, और भारत में उपभोक्ता बहुत थे, तो सारा का सारा जो वो माल बना रहे थे उस माल को बेचने के लिए भारत क्या मिल गया? बाजार मिल गया, और यहां पर लाकर के वो अच्छी खासी कीमतों में बेचा करते थे और खूब प्रॉफिट कमाया करते थे। यहां से देखो दो फायदे हैं, एक तो उनको बाजार मिल गया और दूसरा कच्चा माल के लिए स्थान मिल गया। तो कच्चा माल भारत से चल जाया करता था और इनका अंतिम माल है वो भारत में बिक जाया करता था, पहला। दूसरा, भारत अंग्रेजों के ऋणों का भुगतान करता रहे, ठीक है। और भारत क्या करे, अंग्रेजों के जो भी ऋण हैं, जितने भी कर्जे हैं, वो सारे के सारे उनका भुगतान कौन करता रहेगा? भारत करता रहेगा। भारत से खूब ज्यादा टैक्स लो, यहाँ के लोगों को खूब शोषण करो, उनसे कर्जा, उनसे कर लेते जाओ, करते लेते जाओ, और उनसे ज्यादा टैक्स लेकर के इंग्लैंड पे जो भी कर्जा है वो सारे के सारे कर्जे उतारते जाओ, उनके ऋण जितने भी है वो उतारते जाओ। और तीसरा, अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करना, ठीक है। तो अंग्रेजी ये जो ब्रिटिशर्स है, इनका क्या था उद्देश्य? कि हम पूरे दुनिया पे राज करें, हर जगह हमारा ही राज चले। अब राज चलाने के लिए लड़ाई करनी होगी, लड़ाई करने के लिए आपको सेना में लोग चाहिए, और सेना में लोग चाहिए तो वो कहां से आएंगे? इन उपनिवेशों से आएंगे। जैसे आपने देखा था प्रथम विश्व युद्ध में बाहर से जबरन भर्ती कराई गई, लोगों को भर्ती करा गया तो मानव शक्ति प्रदान करी गई, ठीक है। तो ये तीन उद्देश्य मुख्यतः देखने को मिले, अपने निर्यात का बाजार मिल जाए, उसके साथ कच्चा माल भी मिल जाएगा, अंग्रेजों के ऋणों का भुगतान होता रहे और मानव शक्ति प्रदान करता रहे। ब्रिटिश राज ने करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया, नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। ब्रिटिश राज ने सच में करोड़ों भारतीयों को निर्धन बनाया। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा गया, उद्योगों को सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथों बेचना पड़ा, और हमारे खाद्यान्नों का भी निर्यात कर दिया गया। देखो अब गरीब बना तो बने कैसे? सबसे पहले तो जो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको लूट लिया गया। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर ही कहूं, हमारे जंगल, हमारे वन, ठीक है। अब जंगलों को क्या बोला गया? जंगलों को काटो, सारे के सारे जंगलों को काट दिया गया, ठीक है। और फिर वहां पे क्या कराएगी? खेती कराएगी। खेती भी वो कराएगी जो उनके लिए आवश्यक है। नील की खेती हो, जिससे चाहे जमीन खराब हो, कुछ भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके लिए प्रॉफिट का काम होना चाहिए। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को उन्होंने खूब लूटा, खूब जबरदस्त तरीके से लूटा। हमारे जो उद्योग है उनको सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथ बेचना पड़ा, ठीक है। और अपने भारत के जितने भी उद्योग है उनको ये बोला तुम्हारा जितना भी माल है वो सस्ते दामों पर किसको बेच दो? हम लोगों को बेच दो, मतलब ब्रिटिशर्स को बेच दो। और यहाँ के जो खाद्यान्न है, यहाँ के जो खाने पीने के सामान है, वो कहाँ भेज दिए गए? उनको निर्यात कर दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया, दूसरे देशों में भेज दिया गया। तो यहाँ पे एक तो संसाधनों को लूटना, सस्ते दामों पर हमारे उद्योगों से माल बेचना और खाद्यान्नों का निर्यात करना। कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए थे। अभी हम लोगों ने देखा 260 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी।
1857-58 में स्थानीय नेताओं को हटाने, किसानों पर भारी कर थोपने तथा और अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लिया। तो 1857 की क्रांति आप सभी को याद ही है, उसमें स्थानीय नेताओं को वहां से हटाया गया, किसानों पर बहुत ज्यादा कर थोपे गए, ठीक है, और भी काफी ऐसे कारण थे जिनके कारण सिपाही विद्रोह होता है, 1857 की क्रांति होती है। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है तथा भूमि ही उनकी प्राथमिक परिसंपत्ति है। भूस्वामित्व को ही भौतिक संपन्नता का प्रमुख निर्धारक माना जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास जमीन है वही जीवन स्तर सुधारने में समर्थ हो सकता है। देखो, अब आज भी अगर आप आज मौजूदा दौर में भी देखेंगे तो कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है। आप गांव में जाकर के देखेंगे तो आज भी काफी लोग किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। वो एग्रीकल्चर का ही काम कर रहे हैं, कृषि का ही काम कर रहे हैं, तो उनकी जीविका, उनकी जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड हुई है, उनकी कृषि पर ही डिपेंड हुई। कृषि चलती रहेगी तो उनका जीवन बेहतर चलता रहेगा। उसके साथ साथ भूमि ही उनकी प्राथमिक परिसंपत्ति है, मतलब जो उनकी असेट है, उनकी जो असेट है उनका मतलब आप कह सकते हैं सब कुछ जो है, तो वो क्या है, वो भूमि है, क्योंकि उस भूमि पर ही वो कृषि कर रहे हैं। पर अंग्रेजों के समय में क्या था, वो भूमियां भी उनके हाथों से चली गई थी, वो कर्ज में फंस चुके थे। भूस्वामित्व को ही भौतिक संपन्नता का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। और भूस्वामित्व मतलब अगर हम जमीन के मालिक हैं तो हमारे पास भौतिक संपन्नता है, हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, जमीन के मालिक है तो बस बहुत कुछ है। और कहा जाता है कि जिसके पास जमीन है, जैसे मैं आपको जीडीपी में क्या पढ़ाता हूं, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी, उसी की तरह से देखिए, जिसके पास जमीन है वही अपने जीवन स्तर सुधारने में समर्थ है। मतलब गांवों के लिए एक जनरल फिलोसफी ये बनी हुई है कि गांव में व्यक्ति जो रहते हैं वो किसान रहते हैं, और जिस किसान के पास अपनी जमीन है मतलब वो अपने जीवन स्तर को बेहतर तरीके से सुधार सकता है, अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जीविका किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, और भूमि खुद की है तो काफी बड़ी टेंशन आपकी दूर हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के पूर्ण वितरण के प्रयास किए हैं, ठीक है। अब आजादी के बाद से भारत सरकार ने भूमि को पूर्ण वितरण करने के लिए, भूमि को फिर से बांटने के लिए, मतलब अब देखो जमींदारों के पास बहुत ज्यादा थी, और वो जमींदारों के पास जो जमीनें थी वो खुद की नहीं थी, वो तो गरीब किसानों की ले रखी थी। तो इसलिए क्या हुआ कि सरकार ने बोला कि अब हम इन जमीनों को क्या करेंगे, फिर से बांटेंगे। तो जो गरीब किसान थे जिनकी जमीनें चली गई थी उन जमीनों को बांटा गया, सबको जमीनें देने का प्रयास सरकार ने करा है। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटा गया, जो अपनी ही भूमि पर मजदूरों के रूप में कार्य करते थे। अब देखो, जिनके पास अधिक भूमि थी, ये अधिक भूमि किसके पास थी, जमींदारों के पास। जमींदारों के पास अधिक भूमि थी, अब उनसे वो अधिक भूमि लेकर के किसके पास बांट दिया गया, भूमिहीनों के पास, जिनके पास भूमि नहीं थी। भूमिहीन मतलब भूमि नहीं है, उनके पास भूमि नहीं है तो उनको बांट दिया गया। मतलब जमींदारों से जमीनें लेकर करके, जमींदारों से जमीन लेकर किसको बांट दिया गया, भूमिहीनों को बांट दिया गया। अपनी ही भूमि पर मजदूरों के रूप में कार्य करते थे। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है, पहले इस पे मान लीजिए जो ये एक्स व्यक्ति है ये उसकी जमीन थी, परंतु सरकार ने जब कर थोपा, कर बहुत ज्यादा लगा दिया, ये चुका नहीं पाए, तो ये इस वाई व्यक्ति के पास गए से पैसा लिया, ये व्यापारी महाजन इससे पैसा लिया, इसका भी पैसा नहीं चुका पाए तो इस वाई ने क्या करा, ये जमीन इससे ले ली। अब इस वाई को तो खेती बाड़ी करना नहीं आता, और इस एक्स को बोला तू मेरे यहाँ पे काम कर ले, मैं तुझे क्या दे दूंगा, तनख्वाह दे दूंगा, सैलरी दे दूंगा, जो भी तेरा बनेगा वो दे दूंगा। मतलब जमीन सच में इसकी है और ये अपनी ही जमीन पे क्या कर रहा है, मजदूरों के रूप में कार्य कर रहा है। तो सरकार ने आजादी के बाद सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको जमीन लौटानी चाहिए। और आप लोगों ने क्लास 10th में एक भूदान और ग्रामदान के बारे में पढ़ा था, तो कौन सी क्रांति थी और उस क्रांति को किसने चलाया था, वो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको याद है तो। किंतु इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिल पाई है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वे बहुत छोटे थे। तो अब इसको क्या है, सीमित सफलता ही मिल पाई है, क्योंकि जो ज्यादातर जो किसान थे उनके पास क्या थे, बहुत छोटे खेत थे। उनके पास भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था, और जोतों का आकार व्यवहारिक रूप से बहुत छोटा था। तो देखो, अब उनको भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है भाई, चलो जमीन जैसी भी है, छोटी है बड़ी है, पर उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें भैया अच्छे आपको खाद डालने पड़ेंगे, आपको अच्छे उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उन सब के लिए आपको पैसा चाहिए। तो धन की कमी थी और योग्यता का अभाव था। योग्यता का अभाव होने का मतलब क्या है कि देखो, अब आप देखा करो विदेशों में जो खेतीबाड़ी भी होती है वो बड़े साइंटिफिक तरीके से होती है, मिट्टी की जांच होगी और होगी, ठीक है ना। तो अब उस प्रकार से अगर हम देखें तो भाई जमीनें बिल्कुल बंजर करके चले गए थे ब्रिटिशर्स। अब उनको और बेहतर बनाने के लिए और फर्टिलाइज करने के लिए तो उसे योग्यता की जरूरत थी, तो वो योग्यता का अभाव देखने को मिलता है। जोतों का आकार, जो फील्ड्स थी मतलब जो खेत थे, वो बहुत ही छोटे थे।
अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पूर्ण वितरण की नीति को लागू करने में भी असफल रहे, ठीक है। और काफी ऐसे भारतीय राज्य हैं जो भूमि के पूर्ण वितरण है, ठीक है, जो वापस से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था जमीनों का, उसको सफल रूप से सफल नहीं कर पाए, मतलब सही से उसको नहीं कर पाए। काफी राज्यों में ये असफल ही रहा, ठीक है, क्योंकि जमींदार काफी पावरफुल हुआ करते थे, पॉलिटिकली अप्रोच, इकोनॉमिकली भी पावरफुल हुआ करते थे, और कहीं कहीं पे काफी राज्यों में सरकारों ने की इतनी अच्छी मंशा भी नहीं रही कि वो उसको लागू करा पाए। काफी जगह करा गया और काफी जगह नहीं हो पाया। ग्रामीण भारत में बसे निर्धन अधिकांश बहुत छोटे किसान ही हैं। उनकी भूमि आमतौर पर कम उपजाऊ और वर्षा पर निर्भर होती है। तो ग्रामीण भारत में अगर आप देखेंगे जो ज्यादातर निर्धन है वो कौन है? बहुत छोटे किसान है। अब जो गरीब है वो कौन है? बहुत ही ज्यादा छोटे किसान है। और जो इनसे भी ज्यादा गरीब है वो कौन है? भूमिहीन है। अब भी हमने क्या पढ़ा कि गांव में कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है, और खेती बाड़ी का सबसे बड़ा जो आधार है वो है भूमि। तो भूमि जमीन है, मतलब जीवन स्तर बेहतर होगा। तो जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है वो बहुत बढ़िया। अब जिनका छोटी छोटी जमीनें हैं वो थोड़े गरीब है, और जिनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है वो बहुत ज्यादा गरीब है। अब जिनके पास जमीनें हैं वो किसान भी किस पर डिपेंड है? वो वर्षा पर डिपेंड है। उनके पास उपजाऊ उनकी जमीनें नहीं है, उपजाऊ बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए, पैसे की भी कमी है। उनकी जीविका निर्वाह फसलों पर और कभी कभी पशुधन पर निर्भर होती थी। तो उनकी जो लाइफ है वो किस पर निर्भर है? या तो फसलों पर, फसलें अच्छी हो गई और अच्छे दाम में बिक गई तो बहुत बढ़िया बात है, और कभी कभार पशुधन पे, ठीक है ना। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में कृषि के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है, जिससे ग्रामीण भारत में बसे निर्धन अधिकांश जोतों का विखंडन हो रहा है। देखो, अब जनसंख्या दिन पर दिन तीव्र वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ी और रोजगारों का वैकल्पिक स्रोतों का अभाव, ठीक है। हम लोग क्लास 10 में पढ़ करके आए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे ज्यादा अगर रोजगार देता है तो कृषि देती है, प्राथमिक क्षेत्र देता है। अब जनसंख्या बढ़ने लगी, जैसे देखिए कि भाई जैसे मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है, अब एक किसान के 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चे तो वो चारों में को बराबर बांट करके देगा। अब 4 को बराबर दिया तो ये क्या हो गया? ये तो बहुत छोटी छोटी जमीनें हो गई। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जोतों का विघटन हो रहा है। जो हमारे फील्ड्स हैं, ये जो खेत है वो टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं। तो अब जब छोटा खेत है तो उस पर ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, ज्यादा उत्पादन नहीं होगा तो फिर बेचोगे क्या, और किस प्रकार से उनकी स्थिति सुधरेगी? इन छोटी छोटी जोतों से प्राप्त आय से परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये जो छोटी छोटी जोत है ये जो फील्ड्स हैं, इनसे जो इनकम होती थी परिवार की, उनसे जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स है, वो भी कभी कभार पूरी नहीं हो पाती थी। जब बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही है, गरीबी का मेन मतलब ये है कि मूलभूत आवश्यकताएं तो कम से कम पूरी होनी ही चाहिए। अगर मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है तो फिर हम गरीब मानते हैं। अगर इतनी खेतीबाड़ी कर करके अगर इतनी आय में प्राप्त होती है और उससे भी अगर हमें मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी ना हो तो फिर कैसे हम जीवन स्तर सुधारेंगे? सबसे पहला तो आधार ये है ना कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, और उसके बाद फिर हम ये सोच सकते हैं कि हमारा और बेहतर जीवन स्तर होना चाहिए। कृषि और अन्य घरेलू आवश्यकताएं हेतु लिए गए ऋणों का भुगतान न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल सूखे या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई है। अब कृषि के लिए या कोई भी घरेलू आवश्यकताओं का लिए मतलब ऐसा है कि मान लीजिए बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, या और कोई सामाजिक कार्य है, उसके लिए क्या कर लेते हैं? ऋण ले लेते हैं। अब वो जो ऋण लिया, जो उधार लिया, उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं। अब जब नहीं कर पाते हैं तो उनकी जमीनें उमीनें सब कुछ चली जाती है, किसान बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है, और फिर किसान फाइनली क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें या तो सूखे में खराब हो जाती है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें उनकी फसलें नष्ट हो जाती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसरों में इसलिए भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है। देखिए, अब आप लोगों को याद होगा क्लास 9th में आप लोगों ने अर्थशास्त्र का जो पहला अध्याय पढ़ा था, पालमपुर गांव की कहानी, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जो उसमें गांव में जो वर्गीकरण बताया गया था कि इतने इस वर्ग के इतने लोग रहते हैं, तो उसमें दलित वर्ग के लोग थे और उनको भूमिहीन दर्शाया गया था। तो उनके पास क्या है? जमीनें नहीं है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों के पास जमीनें नहीं है। जमीनें, एक तो ये तो आर्थिक भेदभाव, उसके साथ साथ सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। तो इसलिए ये इन अवसरों का, रोजगार के अवसरों का अधिक फायदा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि ज्ञान भी नहीं था और कौशल की भी उनमें थोड़ी बहुत कमी थी। भारत में अधिकांश शहरी निर्धन का एक बड़ा वर्ग वे है जिन्होंने रोजगार और जीविकोपार्जन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवेशन किया है। तो अधिकांश, अब देखो शहरों में, ये तो बात हो गई ग्रामीण क्षेत्र की। अब शहरों में कौन निर्धन है? वो लोग निर्धन है जो जीविकोपार्जन, मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अब उसको लिए क्या चाहिए? काम धंधा चाहिए। और काम धंधे की तलाश में कहां चले गए हैं? शहरी क्षेत्रों में चले गए। गांव के ही हैं पर शहरों में निकल निकल के चले गए, क्योंकि हमारा मानना है शहरों में उद्योग होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, ठीक है, अच्छा खासा काम मिल जाएगा, अच्छा जीवन स्तर हो जाएगा, तो उस काम की तलाश में चले गए।
औद्योगिकरण इन सबों को काम दे पाने में विफल रहा है। शहरी निर्धन या तो बेरोजगार है या अनियत मजदूर है जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। तो शहर में जो गरीब है वो या तो बेरोजगार है या अनियत मजदूर है। ठीक है, बेरोजगार मतलब बिल्कुल ही काम धंधा नहीं है, और अनियत बेरोजगार या अनियमित बेरोजगार का मतलब होता है जिनके पास कभी कभार काम मिल जाता है, कभी काम मिल गया कभी छूट गया, कभी काम मिल गया कभी छूट गया। अनियत मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य है। देखो, अभी जो अनियमित मजदूर है ये समाज की बहुत दयनीय स्थिति, मतलब बहुत ही ज्यादा इन पर दया करने योग्य ऐसे सदस्य हैं। इनके पास न तो रोजगार सुरक्षा है, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर तथा निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते हैं। तो ना तो इनके पास रोजगार की सुरक्षा है, न इनके पास कोई परिसंपत्तियां है, न इनके पास कोई कार्य के लिए कौशल जो टैलेंट चाहिए है वो है, न इनके पास पर्याप्त अवसर है। अतः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप से भी रहता है। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि। तो गरीब होने में एक बड़ा योगदान किसका है? व्यक्ति के रोजगार का स्वरूप का भी है कि भाई उसका रोजगार है तो स्थिति ठीक रहेगी, बेरोजगार है तो बहुत ही ज्यादा बेकार रहेगी, और कभी कभार रोजगार मिल जाता है तो थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। शहरी व ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने का विवश कर देते हैं, उससे उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है, और ऋण ग्रस्तता निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कर्ज जाल, कर्ज जाल, ठीक है, डेब्ट ट्रैप उसे कहा जाता है। तो कर्ज जाल धीरे धीरे क्या होता है, जो गांव के या शहर के जो गरीब लोग होते हैं वो अपने सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, फिर वो उस उधार के जाल में फंसते जाते हैं, फिर और भी गरीब से गरीब, गरीब से गरीब होते जाते हैं। ये लोन ऋण से दर्शाया मैंने। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। विलासिता की वस्तु मतलब क्या होती है? जो सुख सुविधा वाली वस्तुएं, बहुत ही आराम देने वाली, ठीक है ना, ऐसी वस्तुएं। इन वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा हैं खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं से, ये नो डाउट, परंतु इनके दाम जितने तेजी से नहीं बढ़ रहे उतने दाम खाद्य पदार्थ और आवश्यक जो वस्तु हैं उनके ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब इनके तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर गरीब व्यक्ति कैसे उनको ले पाएगा? इससे भी निम्न आय वर्गों की कठिनाइयां और अभाव और बढ़ जाता है। तो अब जो निम्न आय वर्ग है जिनके पास बहुत कम इनकम है तो उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ जाती है। आय और परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताएं भी निर्धनता की समस्या को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। आय और परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताएं, विषमताएं का मतलब होता है जो डिफरेंसेस है। ठीक है, अब किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज्यादा असेट्स मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति है, जमीनें हैं, बहुत कुछ है, इनका जो वितरण है ये भी असमान है। इस कारण भी लोग काफी गरीब है। ये खाने पीने के सामान को मैंने दर्शाया। इन सभी कारकों ने कुल मिलाकर समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, ये जितने भी कारक आप पढ़ते हुए आए अब इन्होंने दो वर्ग बना दिए समाज में। पहला, जो उत्पादक संसाधनों की खामी है और बहुत अच्छी आय कमाते हैं, एक तो वो जिनके पास बहुत अच्छे संसाधन है और खूब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और दूसरा जिनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है, और कुछ ऐसे हैं जिनका जीवित रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना काम धंधा है। अपना काम धंधा करो, करते रहोगे तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। निर्धनता देश के समक्ष एक ऐसी बहुआयामी चुनौती है जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की आवश्यकता है। तो गरीबी एक बहुआयामी चुनौती है, ठीक है ना, और इसको दूर करने में सभी को मिलकर के योगदान देना चाहिए। युद्ध स्तर पर इसको खत्म करना जरूरी है कि बिल्कुल ही गरीबी, हम पूरे देश में से पूरी गरीबी को मिटा दें, क्योंकि गरीबी बड़ी कष्टदायक है, बड़ी दुखदायक होती है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग सांख्यिकी वाली की किताब की तरफ बढ़ेंगे, उसके अध्याय 1 से शुरू हो जाएंगे। ओके विद्यार्थियों, आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और उसमें ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसमें आपको सभी जानकारियां मिल जाती हैं कि चैनल पे कब क्या गतिविधि होने वाली है, कौन सा नया वीडियो आने वाला है, क्या नया धमाका है, सब आपको जानकारी वहां पे मिल जाएगी। और पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।